हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। और आज इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हम एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो अब से पहले देखिए, हम कोई भी चीज़ नहीं पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? उससे हमारा जो पुराना काम है वो और आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो अब से पहले हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे ग्राफिकल मेथड से। एक लाइन खींची, दूसरी लाइन खींची, जहां वो कट करेगा, है ना, वहां से उस पॉइंट से एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हमें सॉल्यूशन देंगे। लेकिन अब ग्राफ व्राफ खींचने की जरूरत नहीं है। अब तो आप डायरेक्ट काटा पीटी करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके सॉल्यूशन आप आराम से निकाल सकते हो। तो यानी कि अब से जो पहले हमने मेथड पढ़ा है वो ग्राफिकल मेथड था, अब जो पढ़ने वाले हैं वो एक एल्जेब्राइक मेथड है, यानी कि प्लस माइनस जोड़ घटा गुना भाग करके हम लोग सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालने वाले हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके ऊपर करेंगे क्वेश्चंस। सभी बच्चे ध्यान से फोकस से पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। और अगर आप इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझते हैं तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे, नॉट ओनली फ्रॉम द एनसीईआरटी बट अदर बुक्स एज वेल। ठीक है ना। तो आइए 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 मेरे भाइयों, आइए मेरे भाइयों, आइए, आइए, आपका इंतजार है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व a pair of linear equations, a pair of linear equations। ठीक है, क्लियर है भैया? सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, है ना, जल्दी से बोलो। मान लो हमारे पास दो इक्वेशंस है ना, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू लेट से 12 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ओके, अब एक काम कर लेते हैं, यहां पे 4x, ठीक है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं 4x नहीं लेते, है ना, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, इक्वेशन लेते हैं, अरे दो इक्वेशन लेनी है। चलिए, तो अब दो इक्वेशन लेते हैं बच्चों ना। तो 2x प्लस 4y लेट्स से 16 हो गया, और 4x प्लस 2y, ठीक है ना, लेट्स से 14 हो गया। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों? एक लीनियर इक्वेशंस का जोड़ा है, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चों बात करेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन क्या होता है भैया? सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि LHS इक्वल टू RHS बना दे। सो एक्स एंड वाई वैल्यूज दैट विल सेटिस्फाई both equations, that will satisfy both equations simultaneously, both equations simultaneously। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या बच्चों? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब से पहले क्या तरीका था भैया? ये एक लाइन है, ये एक लाइन है ना, दोनों लाइंस को ड्रॉ कर देंगे, जहां पे दोनों लाइंस कट करेंगी, ठीक है ना, वही पॉइंट आपको क्या करेगा? सॉल्यूशन दे देगा। लेकिन अब हम लोग ये ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक एल्जेब्राइक मेथड पढ़ रहे हैं, एल्जेब्राइक मेथड पढ़ रहे हैं, यानी कि जोड़ घटा गुना भाग का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिएगा कि कैसे करेंगे हम लोग, है ना। बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? तो वी विल सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना।
कैसे सब्स्टिट्यूट, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं बच्चों? हम लोग कोई एक इक्वेशन उठाते हैं ना, कोई एक इक्वेशन उठाते हैं। आप उठा लो कोई सी भी, पहली दूसरी कोई सी भी उठा लो, आप कोई सी भी एक उठा लो, ठीक है ना, और इसमें भी किसी की भी चीज की वैल्यू निकाल लो, है ना भैया। देखियो अब आप या तो x की वैल्यू निकाल दो या y की वैल्यू निकाल दो, जो आपकी मर्जी है ना, जो आपकी मर्जी है। मान लो आपने x की वैल्यू निकाली, तो 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 4y एंड x बराबर 16 माइनस 4y अपॉन 2 विच इज 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 8 माइनस 2y। यानी कि x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बच्चों? 8 माइनस 2y। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों? किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखनी है। मैं फिर से बोलूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? किसी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। तो हमने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, है ना, हमने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली बच्चों, हमने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। अब अगर हमने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू को रखेंगे। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, तो दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो जिस इक्वेशन से निकालेंगे उससे दूसरी वाली इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे। तो अब सेकंड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? x की वैल्यू रख रहे हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है भैया? 4x प्लस 2y इक्वल टू 14। अब x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8 माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 14। अब 8 चौक 32, 4 दूनी 8y प्लस 2y इक्वल टू 14। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, इट इज 32 में से 14 गया तो 32 माइनस 14 एंड ये तो माइनस का 8y प्लस का 2y, माइनस का 6y, उधर जाके कितना हो जाएगा? प्लस का 6y हो जाएगा। ये कितना हो गया? 18। दिस इज इक्वल टू 6y, तो y इक्वल टू 3 आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों, ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमें क्या चाहिए? और भैया y की तो आ चुकी, हमें क्या चाहिए अभी? x की और चाहिए ना, x की वैल्यू और चाहिए, ठीक है। अब x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए बच्चों, अब मैं x की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन से निकाल सकता हूं, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन से। भैया दोनों इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो? y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, ठीक है ना, जो भी इक्वेशन आपको हल्की फुल्की सी लगे। तो हमने लेट्स से सेकंड इक्वेशन ले लिया, ठीक है ना, तो पुट कोई किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। देखो स्टार्टिंग में कंडीशन है कि पहली इक्वेशन से अगर वैल्यू निकालोगे तो दूसरी में रखोगे, दूसरी से वैल्यू निकालोगे तो पहली में रखोगे। लेकिन जब एक बार एक वैल्यू निकल गई फिर कोई कंडीशन नहीं, फिर तो किसी भी इक्वेशन में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, विच इक्वेशन? लेट्स से सेकंड कह देते हैं ना, सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में 4x प्लस 2 इंटू वाई बराबर 14 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों? इट इज 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 14। अब बच्चों देखो बहुत ध्यान से, ये 2 3 6 है ना, तो ये 6 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो गया? 14 में से 6 गया 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर आप x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रखोगे तो ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, एंड इसीलिए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, है ना। तो यानी कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 क्या है? गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? अब ऐसे ही करके हौले 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 आपको एनसीईआरटी में जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, सेम यही लॉजिक लगा के। ठीक है बच्चों,
तो फटाफट से एक बार इसको नोट कर लेंगे। यही था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, बड़ा सिंपल सा, इजी सा। अब यही काम हम लोग सेवरल अदर क्वेश्चंस में करेंगे एनसीईआरटी में जो गिवन है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। अब बच्चों एग्जांपल नंबर 4 है, वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए पेयर ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहले हम कोई सी भी एक इक्वेशन उठाएंगे, 7x माइनस 15y। अच्छा, कौन सी इक्वेशन उठानी चाहिए बच्चों, जिस इक्वेशन में थोड़े हल्के हल्के से कॉफिशिएंट हो। तो अगर पहली वाली इक्वेशन उठाओगे तो यहाँ 7, 15 बड़े बड़े कॉफिशिएंट्स हैं, तो हल्की वाली उठा लो, है ना, हल्की वाली उठा लो, यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन उठा लो आप। सेकंड वाली इक्वेशन को अगर आप उठाओगे तो ये सेकंड इक्वेशन है, तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 2y हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू आपने सेकंड इक्वेशन से x की निकाली है, सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन से अगर वैल्यू निकाली है तो सेकंड इक्वेशन में नहीं रखना। मान लो किसी बच्चे ने गलती से पहले सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और वापस जाके सेकंड इक्वेशन में रख दी, तो क्या कोई फायदा होगा, नहीं फायदा होगा। देख लो, मान लो आप x की वैल्यू अब सेकंड इक्वेशन में रख दो, 3 माइनस 2y, x की जगह आपने 3 माइनस 2y रख दिया, प्लस 2y इक्वल टू 3। तो ये तो देखो 3 इक्वल टू 3 आ गया। इससे हमें कोई फायदा थोड़ी है। अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें वैल्यू क्या रखनी है, दूसरी इक्वेशन, है ना। दूसरी इक्वेशन से अगर हमने x की वैल्यू निकाली तो अब पहली इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को रखेंगे। सो पहली इक्वेशन क्या है भैया हमारे पास, 7x माइनस 15y बराबर 2। अब 7x कितना है बच्चों, 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2, यानी कि 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस का 15y बराबर 2। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, 21 में से 2 गया 19, और 15 और 14 कितना हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से बोल दो, 7 दूनी 14 और 15, सो 15 और 14 कितना हो जाएगा भैया, 29, 29 हो जाएगा। हाँ जी, यानी कि y की कितनी गंदी सी वैल्यू आ गई आपके पास, 19/29। भैया मेथड आसान है तो वैल्यू तो गंदी गंदी सी आएंगी ना। हाँ जी, y इक्वल टू 19/29, ठीक है, y की वैल्यू तो आ गई। अब x की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो अब आप y की वैल्यू कहीं भी रख सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, कहीं पे भी जहां आपका मन करे। तो क्योंकि मुझे सेकंड इक्वेशन थोड़ी आसान सी लग रही है ना, क्योंकि इसके कोफिशिएंट थोड़े छोटे छोटे से हैं, यहाँ तो 7 और 15 में डील करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 और 2 में डील करना पड़ेगा, तो ये मैं कहीं भी रख सकता हूँ, कहीं पे भी, इक्वेशन 1 में भी और 2 में भी, ठीक है ना। पहले कंडीशन है, स्टार्टिंग में कंडीशन है कि दूसरी से निकालोगे तो पहले में रखना पड़ेगा, पहली से निकालोगे तो दूसरी में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार एक वैल्यू निकल जाए y, अब तो आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख सकते हो। तो मुझे ये वाली अच्छी लग रही है तो मैं इसमें रखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो इट इज x प्लस 2y बराबर 3 होता है, तो x प्लस 2, y कितना है बच्चों, 19/29, ठीक है। तो इट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज 3 माइनस 19 दूनी 38/29, यानी कि अगर मैं एलसीएम ले लूँ 29, तो 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 नम 27 का 7 का हासिल को 2, 3 दूनी 6 और 2 87 माइनस 38। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 17 में से 8 गया 9, 7 में से 3 गया 4, 49/29। सो x इक्वल टू 49/29, y इक्वल टू 19/29 is the solution of the given pair of equations। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। तो 49/29 and 19/29 is the solution of the given pair of equations।
क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है बाबा? चलें आगे। हाँ जी, वेरी गुड बच्चों। तो अब ऐसे ही हौले हौले करके फर्दर क्वेश्चंस करते चलेंगे हम लोग। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड। चलिए तो फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 5 है ना। तो अब ये क्या है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन ना देके आपको आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जा रही है ना। तो आप वर्ड प्रॉब्लम से क्या करोगे? वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनाओगे है ना। वर्ड प्रॉब्लम से आप क्या बनाओगे? इक्वेशंस बनाओगे। तो आइए जरा देखते हैं क्या इक्वेशंस बनेगी भैया यहाँ पे। क्या इक्वेशंस बनेगी भैया यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखते हैं। कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब जी अपनी डॉटर को क्या कह रहे हैं? अपनी डॉटर को क्या कह रहे हैं? कह रहे कि 7 years ago, आज से 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। यानी कि अब से 7 साल पहले मैं आपकी उम्र का 7 गुना था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। और अब से 3 साल बाद मैं आपकी उम्र का 3 गुना होऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे भैया क्वेश्चन को। तो बच्चों आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा है ना। एक्चुअली ये ऐसे कर देते हैं ना। देखिए ये बेसिकली है क्या है ना, आफ्ताब जी अपनी बेटी के साथ एक पजल खेल रहे हैं उम्र का। इसको बोलते हैं हम लोग एज प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं बच्चों? एज प्रॉब्लम बोलते हैं हम इसको ना। आफ्ताब अपनी डॉटर को एज प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड एज एज प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हमें आफ्ताब जी की भी और उनकी बेटी की दोनों की एज निकालनी पड़ेगी। तो आप बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। ठीक है ना। सो उसने कहा रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये थोड़ा सा जो नई वाली एनसीईआरटी है ना, उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मिसप्रिंट हैं। तो सॉल्व बाई होगा ना, सॉल्व बाई द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। ओके, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। लेट आफ्ताब की एज जो है वो x years ओल्ड है। आफ्ताब की जो एज है वो x year ओल्ड है, प्रेजेंट है ना। लेट एट प्रेजेंट, हम लोग तो आज की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में। आज की तारीख में लेट से, लेट एट प्रेजेंट आफ्ताब्स एज बी x years ओल्ड। x years ओल्ड। लेट से आफ्ताब की जो एज है आज की तारीख में कितनी है भैया? x years ओल्ड है। और आफ्ताब की जो डॉटर है, यानी कि हम लोग सीधा कहेंगे कि डॉटर की जो एज है, डॉटर्स की जो एज है ना, वो लेट्स से y years ओल्ड है। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है देखते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो रहा है कि आफ्ताब जी कह रहे हैं कि 7 साल पहले, 7 years ago, यानी कि 7 years ago। अब देखो 7 years ago, आप खुद सोचो बच्चों, 7 साल पहले अगर आफ्ताब की आज की एज x है, तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी होगी भैया? x - 7। भैया अगर आफ्ताब की एज आज x years ओल्ड है तो 7 साल पहले x - 7 होगी। और अगर आफ्ताब की जो डॉटर है, डॉटर की एज अगर आज y है तो 7 साल पहले y - 7 होगी। तो कह रहा है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब कह रहे हैं अपनी डॉटर को कि 7 साल पहले मैं आपकी उम्र का 7 गुना था। यानी कि एक इक्वेशन तो हमारे पास क्या आ गई बच्चों? एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई।
कि भैया x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 7। अच्छा, अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं वो, दूसरी बात क्या कह रहे हैं वो, फिर कहते हैं कि अब से 3 साल बाद, है ना, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, है ना। कुछ लोग कहेंगे कि तो बाद की तो आफ्टर तो लिखा ही नहीं है, अरे आज से 3 साल, है ना, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल, अगर मैं बोलूं अब से 3 साल बाद, आई शैल बी, है ना, फ्यूचर टेंस है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। अब देखो 3 साल बाद क्या होगा, 3 years लेटर, भैया आफताब की एज कितनी है आज की तारीख में, x years ओल्ड, तो 3 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 3 हो जाएगी। और डॉटर की एज आज की तारीख में बच्चों कितनी है, डॉटर की एज आज की तारीख में y है, तो अब से 3 साल बाद y प्लस 3 होगी। और ये अब से 3 साल बाद वो कह रहे हैं कि आई शैल बी, यानी कि आफताब कह रहे हैं अपनी डॉटर को कि मैं आपकी उम्र का 3 गुना होऊंगा, ठीक है ना। तो ये एंटायर एज प्रॉब्लम है। अब हमें क्या निकालना है, हमें आफताब की करंट एज निकालनी है और उसकी डॉटर की भी करंट एज निकालनी है। क्लियर है बच्चों। अब जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे जगह चाहिए, तो फटाफट से एक बार नोट कर लेंगे बच्चों, है ना, फटाफट से अपने सब लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब जो मुझे जगह चाहिए, तो मुझे जो मेरे काम की चीजें हैं, मुझे तो आफताब की और उसकी डॉटर की एज चाहिए, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो अब मुझे ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड एज एज प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं हम इसको, एज प्रॉब्लम, ठीक है ना, एज प्रॉब्लम। तो देखिए अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसको भी मैं फर्दर भी सिंप्लीफाई कर लेता हूं, फर्दर भी सिंप्लीफाई कर लेता हूं। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 7 जा 49। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यानी कि x माइनस 7y, ठीक है, x माइनस 7y, और ये कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस का 49 और प्लस का 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 42। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसी अगर यहां पे देखेंगे आप, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9, मतलब x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में से 3 गया 6। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। एक्चुअली में ये यहां तक जो हमने सॉल्व किया है, अब हमने इस क्वेश्चन को एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी कि अब हमने इस क्वेश्चन को एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया है ना, हमने सिचुएशन को एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब जाके हम आफताब की और उसकी डॉटर की एज निकालेंगे। तो यहां तक तो आप प्लीज कॉपी में शांति से आराम से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग फर्दर क्या कर रहे हैं, आफताब की और उसकी डॉटर की एज निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने को बोला है हमें, है ना, ये भी हमें बोल रखा है बच्चों, ये भी हमें बोल रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालो, ये भी हमें बोल रखा है। तो हमने क्या करना है भैया, सबसे पहला काम हमें बच्चों क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन उठा के, है ना, तो लेट्स से हमने फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि हमने इक्वेशन 2 को उठाया, यानी कि x माइनस 3y बराबर 6, और यहां से x की वैल्यू जो है हम लोग कहां पुट करते हैं, सेकेंड इक्वेशन से उठा रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अच्छा, कई बार हम लोग इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं, कई बार EQN लिख देते हैं, तो आप भी EQN से शो कर सकते हो, है ना, EQ पावर n से, है ना। तो सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू लाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो अब x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। देखो इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक है। अब बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखोगे, तो क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मैं इसलिए इस तरीके से कॉलम्स बना बना के सॉल्व कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना है बच्चों, अब बहुत ध्यान से देखना, x की वैल्यू कितनी है, 3y प्लस 6, है ना, x की जगह मैंने क्या रख दिया, 3y प्लस 6 माइनस 7y बराबर माइनस का 42। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, माइनस का प्लस का 3y माइनस का 7y माइनस का 4y, और 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 42 माइनस का 6, तो y बराबर 48 अपॉन 4 यानी कि 12 हो जाएगा।
तो y की वैल्यू 12 हो गई, यानी कि आज की तारीख में आफताब जी की जो डॉटर हैं वो 12 साल की हैं। और अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो अब मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकता हूं। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। क्यों ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 2? क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में ना ये बड़े बड़े नंबर्स हैं ना, मुझे उससे डर लगता है, 7 42 है ना, तो छोटे वाले इक्वेशन को ही रेफर करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा भैया, x माइनस 3y बराबर 6 है। तो x माइनस 3, y कितना है बच्चों 12, इट इज इक्वल टू 6। तो x कितना हो जाएगा, 12 या 36 उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो आज की तारीख में जो आफताब की एज है वो कितनी है, 42 ईयर्स ओल्ड है, 42 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, 42 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो एक आफताब जी जो 42 ईयर्स के हैं वो अपनी डॉटर जो कि 12 साल की है उनके साथ क्या खेल रहे हैं, एज प्रॉब्लम खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग है ना ये, है ना, इजंट दिस इंटरेस्टिंग? पूछा भी एनसीईआरटी में, ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया भैया, मजा आ गया, ठीक है। चलें आगे, चलें क्या, चलें आगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, चलें आगे। वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड। सो आफ्ताब एंड हिज डॉटर्स आर 42 एंड 12 ईयर्स ओल्ड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। चलिए, तो अब इस तरह की है ना, ये कॉस्ट वाली प्रॉब्लम है। तो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स ना ये बड़ा मजा आता है, पता है आपको। ये जो 10वीं क्लास में ये लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हैं, ये एक्चुअल में आपके एप्टीट्यूड में आते हैं ना, सीवीटी एग्जाम्स में, तो बैंकिंग में, एसएससी में, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चंस उधर भी आते हैं, है ना। जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स हैं भारत में, उसके अंदर एक सब्जेक्ट पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें 10वीं क्लास तक का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो ये सब टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी टॉपिक हैं। तो जो बच्चे थोड़ा अच्छे से पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप कल को फ्यूचर में कॉमर्स लेंगे, चाहे साइंस लेंगे, चाहे आप कुछ भी एग्जाम दे रहे हैं, इवन आईएएस का एग्जाम भी देंगे, तो वहां पे भी सीसेट का एक पेपर होता है, उसमें भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए है ना, वट एवर योर फ्यूचर टारगेट इज, ठीक है ना, इफ इट इज रिलेटेड टू स्टडीज देन यू हैव टू स्टडी यू नो अप टू क्लास 10 तक का मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए बच्चों अच्छे से। सो इन अ शॉप the cost of 2 pencil and 3 erasers is ₹9 and the cost of 4 pencil and 6 erasers is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हमसे उसने क्या पूछा है कि भैया कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर आप बताइए, है ना। सो लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी X रुपीज and cost of a eraser be Y रुपीस, ठीक है। तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, कितने रुपए की होंगी भैया, 2 पेंसिल कितने रुपए की होंगी भैया, एक पेंसिल अगर X रुपए की है तो 2 पेंसिल 2X रुपए की होगी, ठीक है। अच्छा, 3 इरेजर्स कितने रुपए की होंगी भैया, अगर एक इरेजर Y रुपए की है तो 3 इरेजर्स 3Y रुपीस की होंगी। और ये टोटल मिला के 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी है, ₹9 है। तो ये ₹9 के इक्वल है, ठीक है, ये ₹9 के इक्वल है। फिर वो कहता है फर्दर, कैन द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, अब एक पेंसिल X रुपए की है तो 4 पेंसिल 4X रुपीस की होंगी, एंड 6 इरेजर्स, अब एक इरेजर Y रुपए की है तो 6 इरेजर Y रुपीस की होंगी, 6Y रुपीस की होंगी। और इनको मिला के कॉस्ट कितनी बैठ रही है बच्चों, 18 रुपीस बैठ रही है। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है भैया, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर आप बताइए। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, एल्जेब्राइकली सॉल्व कर दें, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दें क्या भैया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दें क्या बच्चों। तो क्या बोल देंगे भैया, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना,
सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम लोग कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 ले लेते हैं पहले। तो इक्वेशन 1 से क्या निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। x विल बी 9 माइनस 3y अपॉन 2। यही x वैल्यूज है, यही x वैल्यू है भैया, बताइए जल्दी से, यही x वैल्यू है। ग्रेटा ग्रेटा। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। अब मैं कह रहा हूं कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। भैया पहली से आपने निकाली, पहले से आपने x की वैल्यू निकाली, तो अब किस में रखोगे, दूसरी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2। तो 4x प्लस 6y बराबर 18। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 4x की वैल्यू कितनी रखूंगा, 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 2 ने 18, 2 तिया 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो 6y से 6y कैंसिल्ड आउट, 18 इक्वल टू 18। क्या हुआ बच्चों हमारे पास क्या हुआ बच्चों, कुछ आया ही नहीं। हर बार नहीं तो कुछ आ जाता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के y आ जाता था, y रख के x निकाल देते थे, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे y आ गया था, y रखा हमने तो x की वैल्यू निकाल दी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं है, कुछ आया ही नहीं है। तो जब कुछ ना आए ना, तो समझो किसका केस है ना भैया, यहाँ पे 18 इक्वल टू 18 आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो इट इम्प्लाइज जब कुछ आया ही नहीं है ना, नहीं तो टेक्निकली y आना चाहिए था भैया। जब x की वैल्यू रख रहे हैं सेकंड इक्वेशन में, तो हमको y मिल जाना चाहिए था, बट y मिला ही नहीं। तो इस केस में, यानी कि ये कौन सा केस है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस है बच्चों, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस है ये, ठीक है ना। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, अगर ये लाइन L1 को रिप्रेजेंट करता है और ये लाइन L2 को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत ही ध्यान से देखना, जो L1 लाइन है या जो L2 लाइन है वो L1 लाइन का दुगना है। और हमने आपको बताया भी था कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन का दुगना हो या कोई मल्टीपल हो, तो उस टाइम पे कैसी होती है लाइंस, कोइंसाइडिंग लाइंस होती हैं, कोइंसाइडिंग लाइंस होती हैं, एक के ऊपर एक लाइंस होती हैं। तो ऐसे केस में आपको इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन मिलते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे वो कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो कह रहा है कि देयर आर मेनी कॉमन सॉल्यूशन, देयर आर मेनी कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है ना, टू द गिवन सिचुएशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, हम बता नहीं सकते, इनफाइनाइट ऐसी पॉसिबिलिटी होंगी, है ना। तो उसने क्या बोला, देयर आर इनफाइनाइट, देयर आर मेनी कॉमन सॉल्यूशंस टू द गिवन सिचुएशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, हम लोग सॉल्यूशन नहीं दे सकते। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है क्या आपको, जल्दी से बता दीजिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन, चेक कर लो, जल्दी से बता दो। क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। सो आइए अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड देन ये एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन खत्म, देन वी हैव द क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज। तो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल नंबर 7 में। कहता है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस, यानी कि 2 रेल्स हैं, ठीक है ना, आर रिप्रेजेंटेड, रेल्स मतलब जिसपे ट्रेन चलती है ना। सो 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, है ना। पहली इक्वेशन कितनी है भैया, x प्लस 2y बराबर 4, है ना, 4 उधर साइड चला जाएगा, माइनस का 4 उधर साइड चला जाएगा। और ये 2x प्लस 4y बराबर 12, ठीक है ना। कह रहा विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, तो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं a1x प्लस b1y, भैया ये 2 रेल्स हैं, है ना भैया। रेल कैसी होती है, ठीक है ना, अरे रेल्स कैसी होती है भैया, अरे ऐसे समझो, ऐसे समझो, रेल को भी छोड़ो आप, ये जो ट्रेन की पटरी होती है इसको अपन रेल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं अपन इसको, रेल बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रेन को अगर डायरेक्शन चेंज करनी होती है या एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाना पड़ता है, तो क्या होता है कि इस तरीके के
जो है ना इस तरीके के जॉइंट्स होते हैं ना कि भैया ट्रेन जो है फिर इधर से इधर निकल जाएगी इस रूट पे, ठीक है ना। तो ये रेल्स होती हैं, कैसी होती हैं ये रेल्स, पटरियां होती हैं। तो आप तो ऐसे मानो कि रेल आपकी लाइन है ना, आप तो लाइन मानो, ठीक है। ये लाइन L1 है, ये L2 है, ठीक है। कह रहा कि क्या ये दोनों लाइन क्रॉस होंगी, क्या ये लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगी, तो सिंपल है भाई, है ना। ये बात तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर हम लोग इसको a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से कंपेयर करें और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर करें हम लोग, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों लाइंस को इन इक्वेशन से कंपेयर कर लें, इन इक्वेशन से कंपेयर कर लें, तो अगर बहुत ही ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, b1 की वैल्यू 2 आ जाएगी एंड c1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। और यहां से अगर आप देखोगे तो a2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, b2 की वैल्यू 4 आ जाएगी एंड c2 की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अगर मैं a1 अपॉन a2 करूं तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, अगर मैं b1 अपॉन b2 करूं तो 2 अपॉन 4 आ जाएगा, अगर मैं c1 अपॉन c2 करूं तो 4 अपॉन 12 आ जाएगा। जल्दी बोलो भाई, यानी कि ये 1 अपॉन 2 हो गया, ये 1 अपॉन 3 हो गया। तो क्लियरली मैं यहां पे लिखूंगा, क्लियरली a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, hence it implies lines are parallel। ये किसका केस है, पिछली एक्सरसाइज में बताया था आपको, the lines are parallel, है ना, lines are parallel, ठीक है ना, lines are parallel। तो यानी कि there is no solution, lines are parallel, ठीक है, lines are parallel and there is no solution to the given problem, no solution, no solution, ठीक है, lines are parallel, no solution, inconsistent system of equation। तो एक तो तरीका ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन ये तो पिछली एक्सरसाइज का मेथड हुआ, इस एक्सरसाइज के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इस एक्सरसाइज के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये तो हमें पता है कि लाइंस पैरेलल है, नो सॉल्यूशन है, तो यानी कि विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, नो, है ना, रेल्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। लेकिन ये तो हमारा एक्सरसाइज 3.1 का मेथड है, हम बात कर रहे हैं अपने प्रेजेंट मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड से नो सॉल्यूशन कैसे घोषित करेंगे। तो मान लो आप भोले बच्चे हो, और वो तो हो भी आप, हम इसको इस मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए निकल पड़ते हैं घर से, ठीक है। ये तो हमें पता है कि रेल्स आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, रेल्स पैरेलल हैं, इन गिवन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट मैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहता हूं। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू में क्या ले लूंगा, कितनी हो जाएगी बच्चों, x की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2y, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 से x की वैल्यू अगर मैं लेके आया हूं, इक्वेशन 1 से अगर मैं x की वैल्यू लेके आया हूं तो कहां पे पुट करूंगा, इक्वेशन 2 में। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2। सो देखते हैं भैया, 2x प्लस 4y बराबर 12। तो 2x, x कितना है भैया, 4 माइनस 2y, है ना, ठीक है, प्लस 4y बराबर 12। इसको जरा इधर लगा के सॉल्व कर लूं क्या, 2 चौक 8, 2 4 8, 2 2 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 4y से 4 गया और 8 बराबर 12 आ गया, विच इज, है ना, इनकरेक्ट। तो जब भी देखो, अब 3 तरह की बातें बता दी हमने आपको। पहली बात क्या बताई थी कि भैया अगर एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के आप दूसरी इक्वेशन में पुट करके अगर y निकल आता है तो x भी निकल आएगा। इस केस में, ऐसे केस में तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है, ये तो आपका यूनिक सॉल्यूशन का केस है भैया। इसके अंदर आपको एक x मिल गया और एक y मिल गया, यूनिक सॉल्यूशन का केस है, ठीक है भैया। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन है कि एक इक्वेशन से, है ना, एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के अगर दूसरी इक्वेशन में रखते हैं और कुछ भी ना आए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है।
और अगर एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के अगर दूसरी इक्वेशन में रखते हैं और इस तरह की इनएक्यूरेसी आ जाती है, इनकरेक्टनेस आ जाती है, तो वी विल से इट इज नो सॉल्यूशन का केस। और नो सॉल्यूशन में क्या होता है, लाइंस पैरेलल होती हैं, तो ये लाइंस क्या हैं, रेल्स हैं, क्या ये क्रॉस करेंगी, नहीं करेंगी, नो। ठीक है, तो क्या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी पहचान जाएंगे, है ना। तो आइए फाइनली एक कंक्लूजन लिख दें क्या, तो खोजिए, समराइज कर देते हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, है ना, सॉरी, दो लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम लोग पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी में रखते हैं, ठीक है ना, और हमें एक y मिल जाता है और y के कॉरस्पॉन्डिंग हमें x भी मिल जाता है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है, ठीक है। अब अगर हम लोग पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखते हैं, है ना, और हमें कोई y नहीं मिलता है, तो हमें x भी नहीं मिलेगा, लेकिन LHS इक्वल टू RHS आ जा रहा है, तो ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर मैं पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख रहा हूं और मेरे को ना तो कोई y मिल रहा है ना कोई x मिल रहा है, बल्कि LHS इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू RHS, तो ऐसे केस में नो सॉल्यूशन का केस है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए हैं, ठीक है बेटा, इनको आप याद रखना। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे विदाउट एनी वरीज, ठीक है। सो फटाफट से इसको भी नोट कर लेंगे और इसको भी नोट कर लेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सुन, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर दिस लेक्चर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। बाय बाय एंड लव यू ऑल, सी यू।